बच्चों नमस्कार। इसके पहले भूगोल के ऑनलाइन क्लास में आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से बताया गया था। आज आपको यूरोप महाद्वीप, ये छोटा सा महाद्वीप है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में कुछ आपको बताना है। सबसे पहली बात तो यह है कि यूरोप महाद्वीप में ये कहाँ से प्रारंभ होता है, इसकी सीमा लाइंस क्या है, इसको समझिए। उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर बाल्टिक सागर है, और दक्षिण में जिब्राल्टर के पास में आगे यहाँ भूमध्य सागर, और पश्चिम दक्षिण पूर्व में काला सागर, कैस्पियन सागर होते हुए यूराल की पर्वत श्रेणी, ये देख रहे हैं, यहाँ तक इसका विस्तार। यूराल पर्वत श्रेणी से लेकर के पूर्व में यूराल की पर्वत श्रेणी, इस कैस्पियन सागर, इसके बाद में है काला सागर, फिर भूमध्य सागर, और इसके बाद में पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर। ये इसकी बाहरी सीमाएं हैं। अब इसके अंदर में कहां से कहां तक क्या क्या विस्तार है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे हम। यहां देखिए, वहां पर बहुत छोटा मानचित्र है, पहले यहां देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें विस्तार से दिखाया गया है, बड़ा मानचित्र है, ठीक से दिखाई पड़ रहा होगा। ये रूस का जो भाग है, ये पीले रंग का जो देख रहे हैं, रूस, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। यहां भी आप देख रहे थे यूरोप का भाग है, उधर बाकी एशिया का भाग है। और अगर कुल मिला के देखा जाए, अगर यूरोप का सबसे बड़ा देश कहा जाए तो रूस ही है। एशिया में भी रूस है और यूरोप में भी रूस है, क्योंकि यूरोप में जितना भाग रूस का है, उतना बड़ा देश दूसरा कोई नहीं। इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप आप जानते हैं, कहते हैं जिसके तीन ओर समुद्र होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और जिसके चारों ओर समुद्र हो, छोटा सा द्वीप हो, उसको द्वीप कहते हैं। और जो बहुत बड़ा भूभाग जिसके चारों तरफ समुद्र या प्राकृतिक चीजें हैं, उसको महाद्वीप कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि यूरोप के, ये यूरेशिया का एक प्रायद्वीप है। यूरोप जो है यूरेशिया का एक प्रायद्वीप है। यूरेशिया में यूरोप और एशिया दोनों मिला करके बनता है। तो उसमें देखते हैं, इसके उत्तर में भी समुद्र है, पश्चिम में भी समुद्र है, और दक्षिण में भी समुद्र है। दक्षिण में काला सागर, भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर। तो यूरोप एक तरह से प्रायद्वीप, पूरा प्रायद्वीप है। और फिर प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। एक ये देखिए प्रायद्वीप, जर्मनी और स्पेन, इसके तीन ओर समुद्र है, ये प्रायद्वीप हो गया। एक ये यहाँ बाल्टिक सागर के, इसके देखिए यहाँ तीन ओर समुद्र है। यहाँ पर एक छोटा प्रायद्वीप, इसके तीन ओर समुद्र है। यहाँ एक प्रायद्वीप है, इसके तीन ओर समुद्र है। और एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप इटली है, इसके भी तीन ओर समुद्र है। इटली की भारत से समानता बताई जाती है, बहुत सारे मामले। क्यों समानता? जैसे इटली एक प्रायद्वीप है, वैसे भारत भी एक प्रायद्वीप है। दूसरी बात यह है कि इटली भारत में के उत्तरी भाग में गंगा नदी प्रवाहित होती है,
और इसके उत्तर के भाग में पो नदी प्रवाहित होती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ मामलों में इटली और भारत एक समान दिखाई पड़ते हैं। अब देशों की गणना करें तो लगभग इसमें 50 के आसपास देश हैं। यूरोप में लगभग 50 देश हैं। सबसे बड़ा देश यूरोप है। यहाँ आप देखें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये 3 ऊपर के देश हैं। इसके बाद में यूक्रेन है, जर्मनी है, पोलैंड है और ये ब्रिटिश द्वीप समूह, इसको ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं। इसमें कई द्वीपों से मिल करके बना है। इसमें आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और ये दक्षिणी आयरलैंड और इसके बाद में इंग्लैंड, पूरा मिला करके ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाता है। इसके अलावा ये फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। पश्चिमी सबसे पश्चिमी सिरे पर पुर्तगाल है और यहीं पर एक छोटा सा देश है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका नाम आप लोग जानते होंगे, वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी रोम, इटली की राजधानी जो रोम है, उस रोम के अंदर राजधानी में ही एक शहर बनाया गया है, एक अलग देश हो गया है। धार्मिक तौर पे अलग है वैसे इटली के अंदर ही, इटली की राजधानी जहाँ रोम है वहीं पर वेटिकन सिटी है और इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग मीटर ही है। तो इस तरह इसकी बहुत सारे देश ये हैं, लगभग 50 देश, जिसमें से कुछ देश बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली भी है यहाँ पर और एक स्विट्जरलैंड है। तरह तरह के उद्योग धंधों के लिए सब देश बहुत विकसित हैं। स्विट्जरलैंड में आप जानते हैं बहुत पहले से घड़ियों का उद्योग यहाँ बहुत विकसित है। स्विट्जरलैंड में घर घर में घड़ियाँ बनाई जाती हैं। आजकल घड़ियों का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है और बहुत सारे उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। सूती वस्त्र बनाने का उद्योग यहाँ इंग्लैंड में बहुत जबरदस्त है। यूरोप के उत्तर में 66.5 अक्षांश गुजरता है। इसके दक्षिण में यहाँ पर जिब्राल्टर है, भूमध्य रेखा है। एक और यहाँ की विशेषता यूरोप में, एक तो नदियों की, महत्वपूर्ण नदियों में कई नदियाँ हैं इसमें। जर्मनी में 3 नदियाँ हैं। ये जर्मनी आप देख लीजिए, ये 3 नदियाँ हैं। यहाँ पर एक राइन नदी जो ऊपर जाकर के यहाँ बाल्टिक सागर के आसपास गिरती है, दूसरा एल्ब नदी और तीसरी आर्डर नदी। राइन, एल्ब और आर्डर जो मैं पढ़ा रहा है इसको आप बड़े मानचित्र बाद में ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये उत्तरी सागर में यहाँ गिरती है, इसको उत्तरी सागर, फिर आगे बाल्टिक सागर, इसमें जाकर के गिरती है। यहाँ पर एक काला सागर और एक कैस्पियन सागर इसकी सीमा पर है। काला सागर और कैस्पियन सागर ये दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित है। काला सागर में गिरने वाली 2 नदियाँ हैं। एक नदी है डैन्यूब नदी और दूसरा है डाइन नदी। डॉन और डैन्यूब ये दोनों काला सागर में गिरती हैं। डैन्यूब नदी इधर जर्मनी के पास से आती है और डॉन नदी भी इधर से आकर के इसी काला सागर में मिल जाती है। इसके अलावा 2 नदियाँ यहाँ पर, जो कैस्पियन सागर है उसमें गिरती हैं। महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो भी, एक ओल्गा नदी, ये बहुत बड़ी नदी देख रहे हैं, वोल्गा नदी, और दूसरी यूरल नदी। ये दोनों नदियाँ रूस की हैं। और अगर ये कहा जाए कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये ओल्गा नदी जो रूस में है और यूरोप महाद्वीप में है। तो ओल्गा नदी ये कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर।
और एक यूराल नदी, यूराल पर्वत से निकल करके और कैस्पियन सागर में गिरती है। तो दो नदियाँ कैस्पियन सागर में महत्वपूर्ण गिरती हैं, दो नदियाँ काला सागर, इसमें वोल्गा और यूराल और डैन्यूब और डान, ये डी से दोनों हैं काला सागर में गिरने वाली। जर्मनी की दो तीन नदियाँ जो उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के जाती हैं, ये राइन, एल्ब और आर्डर नदी, राइन, एल्ब और आर्डर नदी। एक यहाँ पर इटली के ऊपर नदी है पो नदी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। एक टाइबर नदी भी इटली में है, टाइबर नदी। इटली की राजधानी जो रोम है, रोम इसी टाइबर नदी के किनारे पर बसा है। प्राय जितने राजधानियाँ होती हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे होती हैं। यद्यपि बहुत छोटी सी नदी है, लेकिन इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये इटली की राजधानी रोम जो है इसी नदी के किनारे बसा है, इसका नाम है टाइबर नदी। तो इस प्रकार से यहाँ नदियों का विचार अच्छा है और बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हैं। आप जानते हैं छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर बहुत सारे देश हैं, लेकिन यहाँ बहुत विकसित देश है। ये किस मामले में विकसित है? क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत हैं, कल कारखाने बहुत हैं, सामान बनाते हैं, पूरे विश्व को भेजते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आर्थिक संपन्नता भी काफ़ी दिखाई पड़ती है। तो ये सब यूरोप के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था, बता दी इसकी सीमाएँ क्या, कौन कौन से देश हैं, कैसे विकसित हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, पर्वत हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिए और अगले टर्न पे आपको एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन महाद्वीप बताने शेष हैं। तो 3 दिन में इन तीनों महाद्वीप के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। धन्यवाद।